आज मैंने लखनऊ जाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक इंटरव्यू किया है और इस इंटरव्यू से देश को कई महत्वपूर्ण संकेत मिले हैं। योगी आदित्यनाथ ने इस इंटरव्यू में अपने 66 दिन के शुरुआती कार्यकाल का हिसाब किताब दिया है और उस फॉर्मूले के बारे में बताया है जिसके जरिए योगी पूरे उत्तर प्रदेश को बदलने का सपना देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जहां अक्सर नेताओं ने पूरे सुख और सुविधाओं के साथ राज किया है, जबकि प्रदेश की जनता आज भी पिछड़े हुए हालात में है। उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को भरोसा दिलाया है कि वो ईमानदारी वाले हठ योग से उत्तर प्रदेश की सारी परेशानियों को दूर कर देंगे। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? क्या योगी की राह में रिमोट कंट्रोल के जरिए मुश्किलें खड़ी करने की कोशिशें हो रही हैं? और क्या योगी के पास उत्तर प्रदेश को बीमार राज्य से विकसित राज्य में बदलने का कोई फॉर्मूला है? इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस इंटरव्यू में मिलेंगे। हमने इस बड़े इंटरव्यू के सभी महत्वपूर्ण हाइलाइट्स आज आपके लिए निकाले हैं। इसे आपको आज मिस नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी हूं और इस वक्त हम 5 कालिदास मार्ग लखनऊ में हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है। उत्तर प्रदेश के चुनावों से कुछ दिन पहले मैं यहां आया था और तब जो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव, उनका मैंने इंटरव्यू किया था। उस वक्त अखिलेश यादव ने हमसे कहा था कि न जाने क्यों, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि वो इस आवास में, इस बंगले पर रहते रहेंगे, यानी वो दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब ये बंगला बदल चुका है, हालांकि पता वही है। अब मुख्यमंत्री बदल चुके हैं, योगी आदित्यनाथ नए मुख्यमंत्री बन गए हैं और इस वक्त आज हमारे खास मेहमान हैं योगी आदित्यनाथ जी, जो कि उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं। उनसे हम पूछेंगे उनके जीवन में क्या बदलाव आया है और उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया है। योगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस इंटरव्यू के लिए। 66 दिन आपको हो चुके हैं और जब आप आए थे तो लोगों को ऐसी उम्मीद थी कि दिन नहीं बल्कि घंटों के हिसाब से आप काम करेंगे, मिनटों के हिसाब से आप काम करेंगे। कोई भी नया मुख्यमंत्री जब आता है तो उसका एक हनीमून पीरियड चलता है कुछ दिन तक। तो आपको लगता है कि आपका हनीमून पीरियड अभी चल ही रहा है या अब समाप्त हो चुका है? देखिए, मैं जो पहले था वही आज भी हूँ। लोक कल्याण के लिए समर्पित ये सरकार उस अभियान के साथ कार्य कर रही है और आगे भी। एक सन्यासी के रूप में, एक योगी के रूप में, एक एमपी के रूप में, और पार्टी ने मुझे ये अवसर दिया है तो एक सीएम के रूप में भी जो मेरे दायित्व हैं उन दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना और उसके लिए अपने स्तर पर हर संभव प्रयास करना। आपने देखा होगा हमारे देश में कुछ नेता ऐसे होते हैं जो कि टेलीविज़न वालों के अचानक से बहुत प्रिय बन जाते हैं, क्योंकि टेलीविज़न न्यूज़ पर उन नेताओं की को देखने वालों की संख्या बढ़ जाती है। तो जब आप नए नए मुख्यमंत्री बने तो मैंने देखा कि सारे न्यूज़ चैनल्स पर आप छाए हुए हैं। प्राइम टाइम आप डोमिनेट कर रहे थे। बल्कि एक मजाक तो ये भी चलता था कि योगी जी ने रात को क्या खाया, कौन सी सब्जी खाई, क्या पहना, क्या पिया, वो सब आप अगले दिन सुबह न्यूज़ चैनल पर देख सकते हैं। एक वक्त ऐसा लगने लगा था कि मोदी जी से भी ज़्यादा एयर टाइम आप ले रहे हैं। तो आपने ऐसा सोचा था या आपने कभी देखा कि ये जो पूरी पैकेजिंग है इसमें ऐसा क्या है कि मीडिया को आप में अचानक इतनी दिलचस्पी हो गई? देखिए, जो मीडिया मुझे दूसरे नज़रिए से देखती थी, उस मीडिया ने जब कार्य पद्धति देखी तो स्वाभाविक रूप से उसको लगा कि देखिए, हम जो सोच रहे थे वो कुछ और था और कार्य कुछ और हो रहा है। दूसरा, आदरणीय मोदी जी हम सबके नेता हैं और देश का सौभाग्य, देश के प्रधानमंत्री हैं। हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें उनका निर्देशन है, उनका मार्गदर्शन है, उनका मूल मंत्र सबका साथ सबके विकास की अवधारणा पर हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन मुझे मीडिया को देखने की फुर्सत नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि वह हम लोगों का एक ऐसा पीरियड था जब हम लोगों को प्रातः 7 बजे से लेकर के देर रात्रि 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे तक विभिन्न कार्यक्रमों में, विभिन्न प्रेजेंटेशन में, सरकारी बैठकों में भागीदार बनना पड़ा। लगातार ये हम लोगों का 1-1.5 महीने तक चला। मीडिया की जो धारणाएं थी, उन्होंने स्वयं पहले क्या कहा, बाद में क्या कहा, वे भी जान रहे हैं। मैं जो कह रहा हूँ, मैं पहले जो था वही आज भी हूँ, आगे भी वही रहूंगा। बट योगी जी, अब आपने दूसरा चरण ये भी देखा होगा कि मीडिया ने शुरू में 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीना बहुत दिखाया। अब मीडिया धीरे धीरे नेगेटिव हो रहा है और शुरू में तो ये सब बातें चलती रही, हिंदुत्व का एजेंडा है, ये है, वो है।
लेकिन अब 66 दिन के बाद अभी से मीडिया ने आपको आंकना शुरू कर दिया है, लोगों ने आंकना शुरू कर दिया है और अब आलोचनाएं भी शुरू हो गई हैं। अब जो सबसे बड़ा हमला आपके ऊपर हो रहा है वो ये है कि कानून व्यवस्था को आप 66 दिन में ठीक नहीं कर पाए और अब भी उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है सबसे बड़ी चुनौती है वो वैसे की वैसी ही है। देखिए, कानून व्यवस्था हम सबके सामने एक चुनौती है, भ्रष्टाचार भी एक चुनौती है, उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो ये भी हमारे सामने एक चुनौती है और हम सब ने चुनौती अगर स्वीकार की है तो उसका सामना भी हम लोग करेंगे। देखिए, जिन लोगों का धरातल खिसक चुका है, जिन्होंने जातीय वैमनस्यता फैलाई है, जिन्होंने समाज को तोड़ करके अपने राजनीतिक उल्लू सीधा किया है, स्वाभाविक रूप से उनको अच्छा नहीं लगेगा उत्तर प्रदेश में हम सबकी मौजूदगी, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। और इसके लिए सबको तैयार रहना पड़ेगा, हमें भी तैयार रहना पड़ेगा और मीडिया को भी तैयार रहना पड़ेगा। तो ये चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन हम लोग इसको समय रहते नियंत्रित भी करेंगे। आपका कहने का मतलब है कि ये जो हो रहा है इसके 66 पीछे दिनों में आपने कुछ चीज़ें देखा होगा जी। उत्तर प्रदेश में पिछले समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में 450 से अधिक दंगे हुए। इन 66 दिनों में दंगे प्रदेश के अंदर नहीं हुए। सहारनपुर में कुछ घटनाएं जरूर घटित हुई हैं, वह एक सिलसिला बना है, हम उसकी गहराई पे भी पहुंच चुके हैं, ऑपरेशन करना बाकी है और मुझे लगता है कि हम उसका संपूर्ण समाधान निकालने में सफल हो जाएंगे। अभी आपने जो कहा उससे मुझे ऐसा लगा कि आप शायद ये कहना चाह रहे हैं कि ये सब कुछ अपने आप नहीं हो रहा है, इसके पीछे कोई रिमोट कंट्रोल है। हो सकता है आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो इसके पीछे हैं। देखिए, ये तो सार्वजनिक है, हर व्यक्ति जान रहा है कौन इसके पीछे है। जो इनपुट आ रहे हैं सब हर व्यक्ति इसके बारे में जान रहा है कौन है पीछे, है सार्वजनिक है, हर व्यक्ति जान रहा है और बहुत जल्दी हम इसको उद्घाटित भी करेंगे। पर आपने चलिए सहारनपुर तो मैं आज आ रहा था तो अखबार में पढ़ते हुए आ रहा था, सोच रहा था कि आपसे पूछूंगा, आपने खुद जिक्र किया। पर आप देखिए 18 मई अमरोहा में बीएसपी नेता की गोली मारकर हत्या, 18 मई को ही मेरठ में दिन दहाड़े कपड़े के शोरूम में फायरिंग, 17 मई लखनऊ में आईएएस की हत्या, 15 मई मथुरा में ज्वेलर शोरूम में 4 करोड़ की लूट, 15 मई मुजफ्फरनगर में किसान की हत्या, 13 मई रेप हुआ कौशाम्बी में, 12 मई हमीरपुर में 5 लोगों के एक ही परिवार के शव बरामद, 12 मई अलीगढ़ में गोकशी के आरोप में 6 लोगों को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। हर रोज़ मतलब अगर ये करें तो बहुत लंबी लिस्ट होगी। तो ये देखकर ऐसा लगता है कि सब कुछ तो पहले जैसा ही है। बदलाव आया है। पहले पब्लिक की सुनवाई पुलिस नहीं करती थी, आज पुलिस सुनवाई कर रही है। पहले मथुरा जैसी घटना घटित होती थी, अपराधी राजनीतिक संरक्षण पाता था, आज अपराधी के सीने में पुलिस की गोलियां लग रही हैं। पहले व्यापारी का अपहरण होता था, कोई सुनने को तैयार नहीं होता था, आज अपहरण होने के तत्काल बाद पुलिस व्यापारी को सकुशल बरामद करती है। ये परिवर्तन दिख रहा है और जनता का वही विश्वास जगा है और हम ये कह सकते हैं कि यह परिवर्तन उस रूप में भी आएगा कि जिस दिन हम अपराध मुक्त प्रदेश उत्तर प्रदेश को बना सकेंगे और उस प्रकार की स्थिति हम लोग लेके आएंगे। मुख्यमंत्री आवास में जब आप आए यहाँ पर, मैं यहाँ और भी कई 3-4 इंटरव्यूज कर चुका हूँ पुराने मुख्यमंत्रियों के, लोग ये कहते हैं कि चुनाव से पहले जो योगी जी जिस तरीके से बोलते थे, फायर ब्रांड आपको कहा जाता था, आपके भाषण इतने मैं आपकी बातों का खंडन कर रहा हूँ, इससे बड़ा फायर ब्रांड और क्या हो सकता है। ये सवाल आपसे कई बार वैसे पूछा जा चुका है और हो सकता है आप इसका जवाब कई बार दे चुके हैं, परेशान भी हो गए होंगे, लेकिन एक व्यक्ति जो रोज़ अखबार पढ़ता है या टीवी चैनल देखता है उसको ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में गौहत्या, स्लॉटर हाउस और एंटी रोमियो, बस यही 3 चीज़ों के ऊपर पूरा फोकस है। हर चर्चा का केंद्र में यही 3 योजनाएं बनी हुई हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपने उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों के हित में की गई कार्रवाई, मुझे पता है प्रदेश के अंदर कर्ज माफ किया, विद्युत की आपूर्ति नहीं, कर्ज माफी नहीं, जो प्रोक्योरमेंट की जिस पॉलिसी को हम लेकर के आए हैं, जिसको हमने अपनाया है, पहली बार वो लागू हुआ है। गन्ना किसानों को मिला, गन्ना मूल्य का भुगतान, उत्तर प्रदेश के हर किसान के खेत में मिलने पानी की स्थिति, उत्तर प्रदेश में पेयजल की स्थिति में कुछ सुधार हो उसको बनाने। आप 2 महीने में कितना वो चाहते हैं कि 2 महीने में वो वर्षों की बिगड़ी हुई चीज़ों को 2 महीने के अंदर हम पूरा कर दें? लेकिन हाँ, एक प्रयास प्रारंभ हुआ है, प्रदेश गड्ढा मुक्त हो, हम लोगों ने प्रयास प्रारंभ किया है। हमने 15 जून का लक्ष्य रखा है और हम लोग मानते हैं कि हम अधिकतर सड़कों को 15 जून तक गड्ढा मुक्त कर देंगे। प्रदेश में वीआईपी संस्कृति को हमने समाप्त किया है। इसके लिए हम लोगों ने विद्युत की आपूर्ति की एक व्यवस्था दी है, 24 घंटे, 20 घंटे, 18 घंटे का एक रोस्टर तय किया है, वह उस रूप में मिलना प्रारंभ हुआ है।
अब 2 महीनों में अन्य क्या उम्मीद आप करते हैं? एक प्रयास प्रारंभ हुआ है, हर क्षेत्र में हुआ है, और मैं तो कहता हूं 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखूंगा। मैं इस बात को कह रहा हूं, हम लोग रखेंगे, पब्लिक के बीच में जाएंगे। योगी जी, पिछले दिनों ये भी बहुत सुनने में आया कि बीजेपी के सांसद हों या नए जो विधायक हों, वो या तो घमंड में चूर कह लीजिए कि बहुत दिनों के बाद सरकार आई है। कई ऐसी घटनाएं देखने को मिली जहां पर सांसदों की या विधायकों की जो भूमिका थी वो ऐसी थी जो नहीं होनी चाहिए थी। कहीं अधिकारियों को डांट दिया, कहीं उनके ऊपर हाथ उठा दिया, या कहीं और किसी तरह की भूमिका निभाई। क्या आपको ये डील करने में इससे भी कुछ परेशानी महसूस हुई? देखिए, हम लोगों ने तो सार्वजनिक रूप से सभी से इस बात की अपील की है और संगठन ने भी इस बारे में साफ निर्देश जारी किए हैं। मुझे लगता है कि ये कोई इशू नहीं है। हाँ, कुछ जगह हुई है घटना, लेकिन वह नियंत्रण में है और उसके कारण कोई परेशानी नहीं हुई है, और मुझे लगता है कि किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर सार्वजनिक जीवन में कोई व्यक्ति है तो जनता के हितों से संबंधित बातों को प्रशासन के सामने रखना उसका दायित्व है। हो सकता है उस समय प्रशासन और उसके बीच में किसी बात को लेकर थोड़ा हार्ड टॉक हो जाए, लेकिन सामान्यतः ये कोई मुद्दा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है कि कोई जबरन किसी अधिकारी के साथ कर दे, उसको किडनैप कर ले, उस पर तमचा तान ले। तो ये चीज़ें यहाँ नहीं हो सकती हैं और इस प्रकार की इजाज़त किसी को होगी नहीं। जहाँ किसी ने किया, हमने कार्रवाई की है। अब मैं एक और मुद्दे पर आता हूँ। आप क्योंकि सांसद हैं, आप इतने दिनों से राजनीति से जुड़े रहे हैं। बीजेपी जब आई थी 2014 में, 3 बड़े मुद्दे थे: समान आचार संहिता, धारा 370 और अयोध्या में राम मंदिर। 3 साल हो गए, तीनों में से कुछ भी नहीं हुआ अभी। अब दिल्ली में मोदी हैं, यूपी में योगी हैं, फिर भी अयोध्या मंदिर में किस चीज़ की देर है? देखिए, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने, ये देश की जन भावनाएं हैं, लेकिन न केंद्र सरकार न प्रदेश सरकार ही इसमें पार्टी है। इसमें पार्टी 2 अलग अलग पक्ष हैं। ये दोनों पहल करें, बातचीत से कोई रास्ता निकालते हैं, राज्य सरकार से कोई अपेक्षा रखते हैं तो राज्य सरकार उसमें सहयोग करने को तैयार है, लेकिन दोनों पहल तो करें। हमने दोनों से कहा कि भाई आप लोग बातचीत करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचिए, राज्य सरकार के पास आइए, राज्य सरकार के स्तर पर जिस प्रकार के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी हम आपके साथ में होंगे। अभी हाल ही में हमने ऐसा देखा कि विधानसभा भी अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, मुख्यमंत्री भी अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, प्रोएक्टिव रोल निभा सकता है। हो सकता है सही उदाहरण ना हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऐसा करके दिखाया कि अगर आप ठान लें और अपने एजेंडे को आप आगे ले जाएं तो आप कर सकते हैं। अब आप देखिए, अरविंद केजरीवाल ने स्पेशल सेशन बुला लिया और वोटिंग मशीन को लेकर वहाँ एक डेमो दे दिया, विधानसभा का उपयोग कर लिया अपने एजेंडे को लाने के लिए। मैं आपसे ये करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन राम मंदिर के ऊपर अगर आप चाहें तो आप भी एक मुख्यमंत्री होने के नाते एक प्रोएक्टिव भूमिका या कुछ नई तरह की भूमिका निभा सकते हैं। और क्योंकि विधानसभा में आपका बहुमत है तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा भी कुछ कर सकती है इसके बारे में। अगर आपका रोल मॉडल अरविंद केजरीवाल है तो माफ करना, मैं तो पहले देश की जनता को उससे बचाइए। नहीं, मैंने आपको पहले कह दिया, हो सकता है सही उदाहरण ना हो। देखिए, राजनीति में पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, ये हमें स्पष्ट करना चाहिए। अपने मुद्दे साफ हैं। पहली बार इस देश के अंदर उन मुद्दों को देखिए जिस पर वास्तव में सरकार ने अपना वो किया है। ट्रिपल तलाक एक मुद्दा है और एक बड़ा मुद्दा है, केवल मुस्लिम महिलाओं का ही नहीं, इस देश की आधी आबादी के सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा। इस पर केंद्र सरकार का रुख भी सामने आ चुका है, राज्य सरकार ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, न्यायालय में चल रहा है, न्यायालय क्या कार्रवाई करता है उसके बाद सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। अन्य इस मुद्दों को भी आप इस बात को देखें कि आज देश की आवश्यकता क्या है। भारत को जो दिशा दी है आदरणीय मोदी जी ने, मुझे लगता है कि आज वो देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है और समय रहते सारे मुद्दे अपने आप सुलझते हुए दिखाई देंगे जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं। योगी जी, इसमें एक और बात ये थी कि जब आप आए और अभी भी आपकी एक एंटी मुस्लिम छवि रही और सब जगह उसके बारे में लिखा भी गया और आपके विरोधियों ने उसको भुनाया भी ये कहकर कि ये जो व्यक्ति है ये मुसलमानों का भला नहीं सोचता, जगहों का नाम बदल देगा, योजनाओं में जो जहाँ जहाँ आपको रिजर्वेशन मिल रहा है आरक्षण को बंद कर देगा। ये वाला जो सेगमेंट है ये भी आपका उत्तर प्रदेश में 20 से 25% वोटर है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों ने पहले कहा कि 2013 में आदरणीय मोदी जी ने एक नारा दिया था सबका साथ सबके विकास का।
हम उसको लेकर के चल रहे हैं। विकास सबका है, लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं। मेरा जनता दर्शन का कार्यक्रम यहाँ प्रतिदिन चलता है, और उस जनता दर्शन के कार्यक्रम में 25-30 मुस्लिम महिलाएं तो आती ही आती हैं, अलग अलग स्थानों से, प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से, जिनकी अपनी समस्याएं होती हैं उनको लेकर के। मुस्लिम अन्य पुरुष भी आते हैं। और मुझे लगता है कि देखिए, मीडिया ने धारणा बना ली तो उनको बनाने का पूरा अधिकार है, लेकिन मैं क्या था, मैं क्या हूँ, आगे क्या मुझे रहना है, जिन लोगों ने नज़दीक से मुझे जाना है, देखा है, वे गोरखपुर में जाकर के देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, और मुझे लगता है कि आगे हमारी कार्य पद्धति से भी वे देख सकते हैं। योगी जी, जितनी बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, मुख्यमंत्री ऐसे लोगों को ज़्यादातर चुना जाता है जो कि कन्वीनियंट हो। कन्वीनियंट से कहने का मतलब जिनका कि बहुत खुद का जनाधार ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ऐसे लोगों को ज़्यादातर पार्टियां चुनती हैं जो कि सिर्फ केंद्र से आदेश आ जाए और उसका पालन करते हैं। जिन लोगों का अपना खुद का जनाधार हो और अपना खुद का दिमाग हो फैसला लेने का, उन लोगों से अक्सर पार्टी में ही असुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है। आप दूसरी श्रेणी में आते हैं, जिसका अपना जनाधार भी है, और जनाधार ऐसा है कि वो चैलेंज भी कर सकता है, चुनौती भी दे सकता है। तो आपको ऐसा लगा कि पार्टी में कहीं कोई असुरक्षा की भावना भविष्य में आए या ऑलरेडी आनी शुरू हो गई होगी आपके कद को देखते हुए? देखिए, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, ना ऐसा कुछ है। मैं इसको ये मानता हूं कि मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझ पर विश्वास किया है कि उत्तर प्रदेश यानी देश के सबसे बड़े राज्य का दायित्व मुझे सौंपा है। मेरा ये दायित्व है उस विश्वास पर खरा उतरूं, और उसके लिए हमें यहाँ परिश्रम करना है। उसके लिए प्रदेश के अंदर प्रदेश के विकास को एक नई गति देनी है, प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देना है, प्रदेश के अंदर सुशासन स्थापित करना है, प्रदेश के अंदर प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करनी है, और चाहे चुनौती कितनी कठिन क्यों ना हो, हम उसको फेस करेंगे और उसको कर रहे हैं। योगी जी, बहुत सारी योजनाएं ऐसी थीं जो कि अखिलेश यादव आपके आने से पहले शुरू करके गए थे, यानी फीता काट गए थे। उनको आप जारी रखना चाहेंगे? उनका दोबारा से आप उनको विवेचना करेंगे, उनको रोक देंगे? राजनीति अपनी जगह, लेकिन प्रदेश के 22 करोड़ जनता के हित में जो होगा, दुर्भाग्य यह है कि उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसका अनुसरण सरकार कर सके। उन्होंने उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन अधूरा छोड़ा हुआ है। आप चले जाइए मेट्रो का, मेट्रो आप देखिए, उन्होंने उद्घाटन कर लिया है, लेकिन मेट्रो की भी ट्रेन नहीं पहुंची है पूरी। अभी उस पर सेफ्टी कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट नहीं दी है। अभी उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी बाकी हैं, यानी उसका किराया कल बैठ करके तय हम लोग कर रहे हैं कि कितना किराया होना चाहिए मेट्रो का, सबसे कम और सबसे अधिक कितना होगा। अब ये चीज़ें आज तय हो रही हैं, लेकिन ये उद्घाटन कर रहे हैं। लखनऊ में इन्होंने एक कैंसर इंस्टीट्यूट का भी उद्घाटन किया था। मेरे पास एक दिन एक पेशेंट आया, उसने कहा साहब कैंसर है और हम लोगों को कोई जगह नहीं मिल पा रही है, कहीं आप करते। मैंने कहा एक नया कैंसर इंस्टीट्यूट बना है, आपको वहाँ भेज देते हैं। तो पता लगा कैंसर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन हो चुका है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं है। मैंने अपने मिनिस्टर से कहा, मैंने कहा आप जाके एक बार थोड़ा देखिए क्या मामला है भाई, ये उद्घाटन हो चुका, हो सकता चल रहा हो गया। वहाँ बेड भी नहीं थे। अन्य मशीनों की बात तो दूर है कि कीमोथेरेपी की मशीन है कि नहीं है, वहाँ पर जो है अन्य रेडियोथेरेपी है कि नहीं है, कुछ भी तो अन्य चीज़ों की सुविधाएं हैं कि नहीं है, लेकिन वहाँ पे स्टाफ है कि नहीं है, कुछ भी डॉक्टर्स हैं कि नहीं है, कुछ भी नहीं, यानी बेड भी नहीं थे। तो हमने कहा जो उद्घाटन हुआ तो कैसे हुआ, कहा वो KGMU से बेड मंगा कर रख दिए गए थे, पर उद्घाटन हो गया, उसके वापस चले गए। आप तो कई इस प्रकार की अनेक योजनाएं हैं, ऐसी अनेक योजनाएं हैं, और योजनाओं के नाम पर लूट का तो एक नया रिकॉर्ड बना है। एक और सवाल आपसे, अंतिम 1 या 2 सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि आपने, और ये इसका मेरे पास सबूत नहीं है, फिर वैसे ही आपसे पूछ रहा हूँ। बहुत सारे लोग अब ये भी कहते हैं कि भविष्य में योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट हो सकते हैं। देखिए, मैं किसी पद का दावेदार नहीं हूँ। आप तो वही बात कर रहे हैं कि प्रदेश की चुनौतियों का मुकाबला कर नहीं पा रहे हैं। अभी ये चुनौती हमारे सामने है। हमारे सामने दुनिया का एक सर्वश्रेष्ठ नेता आदरणीय मोदी जी हैं, और हम सबका सौभाग्य है कि संगठन के स्तर पर आदरणीय अमित शाह जी का हम लोगों को नेतृत्व मिल रहा है।
हम लोग उनके नेतृत्व में ही कार्य करेंगे। योगी जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 66 दिन हुए हैं, 100 दिन का इंतजार रहेगा, फिर 6 महीने का, फिर साल का। जरूर। और शुभकामनाएं हम आपको देना चाहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में अच्छा काम करेंगे। उत्तर प्रदेश जब 5 साल के बाद एक बार फिर से आपके पास आएंगे तो उत्तर प्रदेश की हालत और बेहतर होगी। आपका जो ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम के साथ साथ पूरा आपका जी नेटवर्क एक पॉजिटिव दिशा में सोचना प्रारंभ किया है। आतंकवाद के खिलाफ आप लोगों ने जो अभियान चलाया है, देश के अंदर तमाम प्रकार की उन विकृतियों के खिलाफ जो अभियान चलाया है, मैं चाहूँगा कि एक सकारात्मक सोच के साथ मीडिया भी आ गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, उस सकारात्मक सोच के साथ अगर मीडिया जुड़ जाए तो सचमुच देश का और प्रदेश का बहुत बड़ा हित हो जाएगा, और उसमें मैं आप सबका सपोर्ट चाहूँगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया Thank you. आपका। थैंक यू। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातचीत, साक्षात्कार, इंटरव्यू पसंद आया होगा।